फ़िल्टर्स में जो वो शक्ल आ रही है ना, वो बड़ी चीज़ हो सकती है, वो आपका फेस हो सकता है, कुछ भी हो, आपके एसेट्स हो सकते हैं। देयर आर फीमेल्स स्पेशली हू आर ट्राइंग टू लुक लाइक दैट। सो इज़ दैट अ हेल्दी थिंग टू डू? जो लोग बहुत सालों से फिलर्स करा रहे हैं, तो उनकी जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो देखते हैं कि छोटे-छोटे फिलर्स जो हैं, कुछ-कुछ फिलर्स अब तक टूटे नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं हुआ उनका। वो बाद में जाके कैंसर भी कर सकते हैं। जो निशानी होती है फिलर की या फिर ये होता है कि आपकी जो फेस है, वो बहुत प्लास्टिक सी लगती है। कोई मतलब एक्सप्रेशनलेस फेस हम जिसे कहते हैं, मास्क लाइक फेस। किसी को गुस्सा आ रहा है, तो वो कुछ आप उनके फेशियल ऐसे करेगा या कुछ फ्राउन करेंगे लाइक उनका वो दैट। हो ही नहीं उनका पाएगा। वो हो ही नहीं पाता क्योंकि वो मसल पूरी स्पैज़म में होती है। यू आर स्मोकिंग, यू आर ड्रिंकिंग, ऐसी टाइप की चीज़ें आपकी आ ही रही हैं। व्हेन दीज़ थिंग्स आर हैपनिंग, ये आपका स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इतना कॉन्स्टेंटली हो रहा है, ये आपको स्किन को कैसे डैमेज करता है? या आपके हेयर्स को कैसे डैमेज करता है? प्रोटीन होते हैं वो मरना स्टार्ट होने लग जाते हैं, तभी जो उनकी फेस होती है थोड़ी रिंकल टाइप लगती है। आपका हेयर फॉल डायरेक्टली स्मोकिंग करता है। आपका विजन जो आई साइट्स भी होते हैं वो भी खराब करना स्टार्ट कर देता है। और आपका जो आर्टरीज होती हैं बॉडी के अंदर, वो ब्लड ब्लॉक होता कर है वो देते हैं। ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है। अब फिर क्या होता है, बाद में जाके लिवर खराब हो रहा है तो आपको स्किन की समस्या भी स्टार्ट हो जाती है, खुजली स्टार्ट हो जाती है, प्रूराइटिस स्टार्ट हो जाती है, नोड्यूल्स बनने लग जाते हैं यहाँ वहाँ पे, और आपको जॉन्डिस भी हो जाता है बाद में। अल्टीमेटली आपकी डेथ होती है लिवर फेलियर की वजह से। Like excessive sex, something that Mhm. can lead to things which can harm your hair and skin, because that is also something that is happening. Who are indulging in self pleasure, which is Mhm. masturbation. So is Mhm. that completely safe, या फिर उसके भी अपने साइड बाय साइड कुछ consequences है जो स्किन पे, हेयर पे, ओवरऑल बॉडी पे हो सकते हैं? First of all, Dr. Manan, thank you so much for coming here, sir. No, It's a no, thank you pleasure. for inviting Yeah. inviting me. या इट्स अ प्लेजर हैविंग यू सर। आपका नाम पूरे मेरे ख्याल से एनसीआर के सर्किट में सबको पता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट में से एक में आते हैं। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू एंड टॉक अबाउट यू एंड सच एन थिंग लाइक स्किन। हर किसी को क्यूरियोसिटी रहती है, मेरे बाल, मेरे स्किन कुछ हो जाए, कुछ बेटर हो जाए, कहीं ना कुछ रहता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, हाँ। स्किन इश्यूज़ काफ़ी कॉमन है आजकल। एंड हेयर पिंपल्स, हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी जाती है। एंड इवन सर, मैं इसको ना बेसिक से पहले स्टार्ट करना चाहता था। जी। जैसे आज के टाइम में ना, अब मेरे को वेस्ट का नहीं पता, पर इंडिया में एवरीवन इज अ स्किन एक्सपर्ट। आप कहीं भी चले जाइए, हर किसी के पास कोई एडवाइस देने के लिए होती है। अगर कोई नहीं दे रहा तो इंस्टाग्राम पे तो बैठे ही लोग हैं, उन्होंने पूरा ऐसे एक सेट नोशन बना दिया होता है कि ये आप फॉलो कर दोगे, आपका बस ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपकी बीमारी क्योर भी हो सकती है, कोई स्किन या हेयर के रिलेटेड। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन हमें सोशल मीडिया के थ्रू देखने को मिलता है, जैसे कि होम रेमेडीज़ हो जाते हैं, मिथ्स हो जाते हैं इसके अंडर। नीम के पत्ते आप लगा लीजिए फॉर एक्ने ट्रीटमेंट, एंड कोकोनट ऑयल लगा लीजिए बालों में, आपके हेयर फॉल नहीं होगा। दही लगा लीजिए, और कॉफ़ी आप भी लगा रहे हैं आजकल लोग। जी, लेमन भी लगा सकते हो आप बालों हाँ। में। ये सारे बहुत सारे रूमर्स हैं जो लोग काफ़ी कॉमनली फ़ॉलो करते आ रहे हैं, और बहुत टाइम से करते भी आ रहे हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, हम्म। तो बहुत कॉमनली देखा जाता है। बट दीज़ आर नॉट ट्रू, दीज़ आर जस्ट मिथ्स। ये खाली रूमर्स होते हैं, इनके कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है इसके पीछे। एंड इवन आजकल एक अवेयरनेस भी आ गई है कि लोग देखेंगे क्या ये सनस्क्रीन या फिर क्या ये मॉइस्चराइज़र मेरे को यूवी रे से प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर अगर सनस्क्रीन ले रहे हैं तो देख रहे हैं एसपीएफ अच्छा है या नहीं है। तो ये सारा जब आप चीज़ें ऐसी टाइप की देखते हैं कि लोग इतने अवेयर हो रहे हैं चीज़ों को लेके, आपके पास पेशेंट्स ऐसे आते होंगे। हाँ, हाँ, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं विद दिस क्वेश्चन ऑफ फिज़िकल सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए या केमिकल करना चाहिए। आंसर इज़ एक्चुअली कि दोनों करना चाहिए, फिज़िकल और केमिकल दोनों करना चाहिए। फिज़िकल थोड़ा-सा आपको व्हाइट कास्ट कर देता है फेस के ऊपर, तो वो थोड़ा-सा टिंटेड होता है, बट केमिकल सनस्क्रीन में ऐसा कुछ टिंट नहीं आता है। और जो केमिकल सनस्क्रीन होता है, वो थोड़ा-सा ये भी रूमर्स होते हैं कि वो कैंसर भी कॉज़ कर देता है बाद में जाके। बट ये भी सारे रूमर्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सनस्क्रीन के बहुत सारे वैराइटीज़ भी आते हैं, जैसे पाउडर फॉर्म में भी सनस्क्रीन आने लगा है, एक रोल ऑन सनस्क्रीन भी आने लगा है। तो मतलब ये इसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स होते हैं सनस्क्रीन के। बट डोंट यू फील दैट
ये जो पेशेंट्स ऑलरेडी नोशंस लेके आते हैं कि यार डॉक्टर साहब मैंने ये देख लिया है, आपको पता है उन्होंने गूगल से देखा है, किसी इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर से देखा है, जी, तो उस जी। टाइम आपको खुंदक नहीं चढ़ती यार हाँ, कि ये मैंने क्या जैसे कुछ दिनों आगे पहले ही सिखा देखा दें। था कि कुछ अपनी स्किन को आप एंटी एजिंग करना चाहते हैं तो आप डर्मा रोलर जो नीडल्स के साथ वो होता है वो आप कर लीजिए, एंड देन वो कर भी लेते हैं इनफैक्ट। और फिर उसके बाद पता चलता है कि कुछ दिनों बाद काफ़ी ब्रूजेस हो गए हैं, आई स्वोलन हो चुकी है और ब्लड निकल रहा है हर जगह से। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, डर्मा रोलर हो गया है, तो ये आपको इट शुड बी डन अंडर द सुपरविजन एंड इट शुड बी डन बाय द डर्माटोलॉजिस्ट ओनली। जस्ट बिकॉज कि डर्मा रोलर आपको ऐसे मिल जाता है, केमिस्ट में आपको मिल जाएगा डर्मा रोलर, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से करेंगे, बिकॉज वो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितना करना है, कौन से नंबर ऑफ नीडल्स वाला डर्मा रोलर आपको लेना है। प्रोसीजर से पहले हम टॉपिकल एनेस्थीसिया क्रीम भी हम लगाते हैं जिसमें आपको पेन नहीं होता। जब आप एक्चुअली में डर्मा रोलर लगाते हैं तो काफ़ी पेन होता है उसमें। तो ये नीडल्स जो होते हैं कभी कभी ये अगर ठीक तरीके से आपने इस्तेमाल नहीं किए, ये आइस के अंदर भी जा सकती हैं और इंजरी कॉज कर सकती हैं। खासकर जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर ब्यूटी, अबाउट देयर लुक्स। तो अगर मान लीजिए किसी को एक्ने स्कार्स नहीं है, बस उन्होंने किसी से देखा सुना और उन्होंने अपने ऊपर कर दिया, तो ये कि एक्चुअली में हाँ स्कार्स कर देगा आपको। कि स्किन अगर मेरी अच्छी हो जाएगी, उनको ये लगता है डर्मा रोलर से, फीमेल्स को। हाँ, और अच्छी करने की कोशिश करते हैं वो। तो जस्ट बिकॉज हियर से उन्होंने करके देखा है तो फिर मैं भी करके देखूँ, लाइक दैट। बट इसका कोई ऐसा साइंटिफिक वो नहीं होता, वो डेंजरस हो सकती हैं ये सेल्फ होम रेमेडीज़, एंड ये जो सेल्फ रेमेडीज़ होती हैं सारी डेंजरस होती हैं। काफ़ी बार मैं ये भी देखता हूँ कि पेशेंट्स कभी कभी टूथपेस्ट भी लगाते हैं एक्ने क्योर करने के लिए, और उसकी वजह से एक साइड इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि काला धब्बा या फिर स्कार वो छोड़ के चले जाता है जो कोलगेट होता है। क्योंकि ये सिंथेटिक सब्सटेंसेस होते हैं मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनीज, है ना। तो ये बने होते हैं टीथ के लिए, आप लगा रही हो उसको स्किन पे और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक्ने ठीक हो जाएगा, ये सारा ऐसे ही है, इससे कोई कुछ हवा में प्रूवन नहीं बातें है, हैं। कुछ जी जी, प्रूवन नहीं कुछ है ये। प्रूवन नहीं है इसका। आपके पास कभी ऐसे कोई वर्स्ट केस सिनेरियो है कि किसी ने अपनी स्किन की ऐसी की तैसी कर दी है सारे रेमेडीज फॉलो कर करके, उसने सब कुछ कर लिया अपनी स्किन पे? जी, बहुत आते हैं, और काफ़ी मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक्चुअली एक मेल पेशेंट था एंड ही वाज न्यूली मैरिड, है ना। सो आई थिंक प्रॉब्ली वो किसी ऐसी डॉक्टर के पास गया था हु इज़ नॉट इवन क्वालिफाइड, एंड फॉर सम काइंड ऑफ जेनाइटल लीजन, जेनाइटल लीजन था उनको। एंड फिर उन या फिर प्रॉब्ली आई थिंक ही जस्ट टुक द एडवाइस ऑफ द केमिस्ट ने उनको बताया कि आप ये पोडोवॉट के नाम से एक केमिकल आता है वो आप लगा लो, और फिर वो उन्होंने अपने जेनाइटल एरिया में वो पोडोवॉट लगा लिया। पर वो एक्चुअली पोडोवॉट बहुत कोरोसिव सब्सटेंस होता है, वो एक्चुअली इट कैन बर्न द होल स्किन और अल्सर भी कर सकता है। तो वो उन्होंने ज़्यादा मतलब क्वांटिटी अपने में टेस्टिकल्स पे ही वो लगा दिया? हाँ, मतलब अपने प्राइवेट पार्ट में उन्होंने वो लगा दिया रात भर, और फिर वो आए 2-3 दिन के बाद में मेरे पास, जब पूरा अल्सर हो चुका था वहाँ पे। ही वॉज इन अ वेरी बैड 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 कंडीशन। ऐसे एक और मेरे पेशेंट, तो उनको मेरे को एडमिट करना पड़ा उनको, उन पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स देने पड़े और भी दवाइयाँ देने पड़ी, फिर उनको मैंने कंट्रोल किया। ऐसे एक और मेरे पेशेंट थे, ही वाज फ्रॉम द रूरल एरिया। तो वहाँ पे जैसे ना उनको सोरियासिस था। बेसिकली सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें आपकी स्किन बहुत जल्दी डाई करना शुरू कर देती है। या फिर आपको डैंड्रफ आना शुरू हो जाता है? नहीं, डैंड्रफ आना वो एक वेरिएंट होता है स्कैल्प सोरियासिस। मेनी टाइप्स ऑफ सोरियासिस होते हैं, बहुत सारे टाइप के गट्टेड सोरियासिस होता है, पस्टुलर सोरियासिस होता है, नेल सोरियासिस होता है, पाल्मो प्लांटर सोरियासिस होता है। तो उनको थोड़ा सर में प्रॉब्लम था, बट वो उसको इग्नोर किए जा रहे थे काफ़ी टाइम से। फिर हुआ क्या कि उन्होंने कुछ होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करी, जैसे नीम ऑयल इस्तेमाल किया या फिर नीम के पत्ते इस्तेमाल किए। एग्जैक्टली क्या किया था वो मुझे ठीक से याद नहीं है उनका, पर वो फिर क्योंकि उन्होंने ये चीज़ इस्तेमाल करी, उससे उनका सोरियासिस और ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने और भी कुछ और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की दवाइयाँ स्टार्ट करी, उससे वो सोरियासिस रुका नहीं बल्कि और बढ़ना स्टार्ट हो गया। फाइनली वो मेरे पास आए जब वो 2% केसेस में सोरियासिस कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, जो वो जानलेवा बन सकता है, क्योंकि जब वो फुल बॉडी में स्प्रेड हो जाता है।
तब वो मेरे पास आए जब वो ही वॉज ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ सोरियाटिक एरिथ्रोडर्मा, यानी कि सोरियाटिक एरिथ्रोडर्मा वो स्टेज होती है जब पेशेंट कैन गो एनी टाइम, अगर सही हमने एक्शंस नहीं लिए, सही रिवर्स नहीं किया, तो उनको भी फिर मैंने ऐसी स्थिति से वापस लेके आया, वापस नॉर्मल कर दिया और जान बचा दी उनकी। तो ही वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई। और ऐसे बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से भी हैं कि कभी कभी कोई भी अननोन सब्सटेंस, अनियन ऑयल लगा दिया गर्म करके चेहरे में, अब वो अल्सर बना देगा, आपको किलोइड बना देगा। पर अनियन ऑयल तो बहुत सारे टॉप ब्रांड जैसे उठाते हैं उसको कि ये आपका सब कुछ क्योर कर सकता है, आपका हेयर फॉल हो गया, आपकी हेयर की वॉल्यूम हो गई, हाँ हाँ हाँ। तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। नहीं, ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है, कुछ साइंटिफिकली कुछ प्रूवन नहीं है। इवन ऑयल जो कहते हैं कि ऑयल आपके बालों के लिए अच्छा होता है, तो ये भी ऐसा कोई कोई साइंटिफिक पेपर या कोई साइंटिफिक जर्नल नहीं है जो एक्चुअली में कहते हैं कि ऑयल आपके बालों के लिए अच्छा है। इनफैक्ट ऑयल आपके, जिन लोगों का एक्ने होता है या ऑयली स्किन होती है जिन लोगों की, उनके लिए ऑयल लगाना और ख़राब कर देता है आपके बालों, और गिरा देता है। बिकॉज आपकी जो स्किन है, जो ऑयली स्किन होती है जिन लोगों की, जो एक्ने प्रोन स्किन होती है, तो उनकी जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ऑलरेडी हाइपर एक्टिव होते हैं। तो ऑयल से आप और एक्टिव कर रहे हैं, ऑयल लगा के आप और एक्टिव कर रहे हैं। और ऑयल लगा के आप बस ऐड कर रहे हो प्रॉब्लम में। ये ऐसी बात हो गई कि जैसे कि आग लग रही है, तो आग बुझाने के लिए हमने घी डाल दिया, वो फिर और आग बढ़ाएगा। हाँ। तो ये सब रूमर्स होते हैं, बहुत सारे मिथ्स होते हैं, हियर से होता है। इट्स नॉट, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज जो आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम्स हैं, यू शुड कंसल्ट विद अ डर्माटोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट। कभी कभी बहुत सारे लोग कॉस्मेटोलॉजी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कॉस्मेटोलॉजी थोड़ा सा, आई वुड से कि डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी इज रिलेटेड टू स्किन एंड स्किन रिलेटेड डिजीजेस एंड देयर ट्रीटमेंट्स। कॉस्मेटोलॉजी इज मोर अबाउट द एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स, ब्यूटिफिकेशन, एनहांसमेंट। आपको कोई एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अपने लुक्स और इन्हांस करना चाहते हैं, वो होता है कॉस्मेटोलॉजी, जिसके अंदर बोटॉक्स, फिलर्स, पीआरपी, बहुत सारे न्यू टेक्निक्स, न्यू ट्रीटमेंट्स, लेजर्स, बहुत 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 कुछ आता है। हेयर ट्रांसप्लांट भी उसके अंदर आ जाता है। बट क्या ये चीज़ हेल्दी है सर? क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक फिनोमेना भी आया है आजकल की, जैसे लोग फिल्टर्स में दिखते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, उसमें लोग अब कोशिश करते हैं जो फिल्टर्स में जो वो शक्ल आ रही है ना, वो बड़ी चीज़ हो सकती है, वो आपका फेस हो सकता है, कुछ भी हो, आपके एसेट्स हो सकते हैं। जी। देयर आर फीमेल्स स्पेशली हु आर ट्राइंग टू लुक लाइक दैट, सो इज दैट अ हेल्दी थिंग टू डू? बिल्कुल बिल्कुल। सी एक्चुअली जो आपको फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में जो दिखते हैं, एक्चुअली में अगर आप देखो तो पर्सन वैसे नहीं लगते हैं। सो बिकॉज़ हमारा तो काम ही देख के हम बता देते हैं कि क्या क्या आपने कराया, क्या क्या नहीं कराया है, खासकर सेलिब्रिटीज़ को। तो मतलब जो फ़ोटोज़ होते हैं एंड जो वीडियोज़ होती हैं, उसमें काफ़ी सारा एडिटिंग की जाती है, काफ़ी सारे एनहांसमेंट्स की जाती हैं, यानी कि ब्राइटनेस बढ़ा दिया जाता है, कलर बढ़ा दिया जाता है मैनी टाइम्स अहेड। तो दीज आर नॉट रियली ट्रू। और इन जो इंस्टाग्राम, आई मीन टू से दिस सोशल मीडिया को देख के फिर उनको कॉपी करने की कोशिश की जाती है कि मुझे भी अपने लुक्स एनहांस करने हैं। एक्ट्रेसेस की तरह। जी जी जी। और मैं जब एक्चुअली में देखता हूँ इन एक्ट्रेसेस को सामने सामने, तो बहुत डिफरेंट लगती हैं। इनफैक्ट जो वीडियोज़ में और जो मूवीज़ में आप देखते हैं जिन लोगों को, वहाँ पे बहुत डिफरेंट होते हैं, और जब एक्चुअली में आप देखते हो तो वो मतलब हमारी तरह ही होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। और मेकअप करके, कैमरा का कुछ सेटिंग चेंज करके, दे लुक वेरी, मतलब और ज़्यादा एनहांस्ड लगते हैं। इज दिस गोइंग टू हार्म देम आर्टिफिशियली? कि अगर कोई एक्ट्रेस है जिनका आपको पता है, कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस होती है जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप उनको देखें तो वो बहुत यंग दिखते हैं, या फिर उनकी बॉडी फिट रहती है, जिम तो एक चीज़ है लेकिन आपका फेस वैसे रहता है, तो जो एक्ट्रेसेस ऐसा करती है कि वो लेट एज में भी दिखे क्योंकि उन्होंने वो एस्थेटिकली वो चीज़ें करवाई है, तो वो जी क्या जी। हार्मफुल है? हार्मफुल नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ, मतलब एक लिमिट तक ठीक होना चाहिए। अगर आप लगे लाइक आपकी एज एक्चुअली में ज़्यादा है, 45 50, 55 में आप रन कर रहे हो, फिर आप थोड़ा बोटॉक्स कराते हो, फिलर कराते हो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका काम अगर ज़्यादा मीडिया की तरफ रहता है, या फिर आपको उसमें आप कराते हो, वो ठीक है। बट एक्चुअली में आप देखा जाए तो ये एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम
किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स अपने स्किन के अंडर लगवा रहे हैं। अब फिलर्स के बारे में अब ये पता किया गया, लेटेस्ट स्टडी जो आई है, कि एक्चुअली में जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो लोग बहुत सालों से फिलर्स करा रहे हैं, तो मतलब नॉट ओनली फेशियल फिलर्स, बॉडी फिलर्स भी होते हैं। तो उनकी जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो देखते हैं कि छोटे छोटे मतलब फिलर्स जो हैं, कुछ कुछ फिलर्स अब तक टूटे नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं हुआ उनका। वो बाद में जाके कुछ और प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं आपके आपके बॉडी के अंदर। एम्बोलिज्म कर सकते हैं, नेक्रोसिस कर सकते हैं, या कभी कभी कैंसर भी कर सकते हैं आपके बॉडी के अंदर। तो ये आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई वुड से कि मैं काफ़ी सारे अपने पेशेंट्स के ऊपर फिलर्स भी करता हूँ, बोटॉक्स भी करता हूँ। तो फिलर्स देखिए अच्छा रहता है, जिसको एक्चुअली में नॉलेज होती है फिलर्स की या टेक्निक की, जिनको नॉलेज होती है, वो हमेशा कम एडवाइस करते हैं कि कम लगाएं। जैसे कि अगर किसी को अंडर आई सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, थोड़ा बहुत मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि हम 1 ml फिलर तक जाएंगे। आप देखो 1 ml लगाने के बाद में, फिलर इज बोटॉक्स हियर और नहीं, इट्स फिलर डिफरेंट? इज बेसिकली a synthetic hyaluronic acid compound which are manufactured by companies and it's expensive also. 1 ml filler will cost around 40-50,000. 1 ml, और उसमें आपका कितना स्किन कवर होता है? उसका हम पार्ट उसको डिवाइड करते हैं 1 ml को। मान लीजिए 1 ml अगर मुझे 2 अंडर आइज में करने, तो मैं पहले पहले थोड़ा थोड़ा दे के दूंगा इनको। तो कभी कभी जैसे सुपरफिशियली इंजेक्ट करना होता है, मैं कैन्युला इस्तेमाल करता हूँ। कभी कभी हम हड्डी हड्डी के ऊपर भी फिलर इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि जो एजिंग होती है खाली बस स्किन तक लिमिट नहीं होती है, वो नीचे वाली जो आपकी सबक्यूटेनियस फैट होती है, जो आपकी बोन होती है, बोन की भी एट्रोफी होती है। तो कुछ इंजेक्शन हम बोन पे भी देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जैसे 1 ml का है, हम पहले देंगे उनको, 1 ml दे के देखेंगे। और फिलर के साथ कैसा होता है, इमीडिएट आपके रिजल्ट्स आते हैं। जैसे मैंने इंजेक्ट किया उसी टाइम आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिलर्स मतलब अच्छे हैं इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अब आप देखिए 2 ml किसी को मैं इंजेक्ट करता हूँ, सीधा उनका 1 लाख तक का खर्चा आ जाता है। एंड कभी कभी 3 ml 4 ml तक भी करते हैं, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फेस लिफ्ट, जो मतलब पूरे फेस को हमने इनहांस कर दिया है। तो क्या कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी है जिनने करवाया होगा फिलर्स? हाँ, कराए हैं। मैं मिला भी हूँ कुछ एक्ट्रेस के साथ में फंक्शंस में। तो मतलब जब हम आपको देख के पता चल जाता है? हमें देख के पता चल जाता है, बट नॉर्मल पर्सन को नहीं देख के पता चलेगा। समझ रहा हूँ। या अगर आप दूर से देखते हैं तो उनको पता नहीं चलेगा। इसकी जो निशानी होती है फिलर की या फिर बोटॉक्स की, इसमें ये होता है कि आपकी जो फेस है वो बहुत प्लास्टिक सी लगती है। यानी कि जैसे कि कोई मतलब एक्सप्रेशनलेस फेस हम जिसे कहते हैं, मास्क लाइक फेस। ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को गुस्सा आ रहा है, तो वो कुछ आप उनके फेशियल ऐसे करेगा या कुछ फ्राउन करेंगे लाइक उनका वो दैट। हो ही नहीं उनका पाएगा। वो हो ही नहीं पाता, क्योंकि वो मसल पूरी स्पैज़म में होती है। फोरहेड ऐसे नहीं कर सकती, तो वो रिंकल्स दिखेंगे ही नहीं आपके, क्योंकि वो सारा प्लास्टिक है। तो पूरा मास्क लाइक फेस लगता है उनका। हाँ, एक थोड़ा सा अब नॉर्मल लगता है। हाँ, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी थी, उनके साथ भी ये शायद थोड़ा सा हो गया था। पता नहीं उनकी पीआर टीम ने फिर क्या किया उसको हाइड करने के लिए, कि उनके यहाँ पे कुछ फ्रॉन सा हो गया हुआ था, यहाँ पे फोरहेड पे। हाँ तो वो फ्रॉन इतना अजीब सा लग रहा था कि लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया, ये एकदम से कैसे हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि उनकी आईब्रोज चढ़ी हुई है। जी जी। तो उसमें भी ये फिलर्स का रोल है? फिलर्स भी करते हैं और बोटॉक्स भी करते हैं, दोनों करते हैं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फिक्स नहीं होता कि फोरहेड में या लाइंस के लिए खाली बोटॉक्स करते हैं। जो एडवांस्ड जो इंजेक्टर्स होते हैं, जैसे मैं भी एडवांस करता हूँ, तो मैं कभी कभी फिलर के इंजेक्शंस भी देता हूँ फोरहेड में अलॉन्ग विद बोटॉक्स। तो क्या होता है कि जो बोटॉक्स होता है, अगर उसका तरीका होता है देने का, कभी कभी अगर आपने ज़्यादा दे दिया है, तो आपकी जो ये मसल होती है, इट कैन कॉज टोसिस, मतलब आपके आईलेट पूरी स्पाज्म में चली जा सकती है। हाँ, सिमिलरली विथ फिलर ऑल्सो, बट फिलर जैसे वही होता है, इफ़ यू कैन अफोर्ड फिलर देन यू हैव टू डिस्कस विथ योर डॉक्टर कैसे हम करेंगे। आई ऑलवेज हैव अ प्रॉपर, एक दिन पहले 2 दिन पहले मैं एक बार पहले उनको बता देता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ पे इंजेक्ट करूँगा। इंजेक्शन पॉइंट्स हम देख लेते हैं, एनालाइज करते हैं कितना एक्चुअली में ज़रूरत है आपको। अगर मान लीजिए किसी को 2 ml ज़रूरत है, मैं पहले 2 ml फिलर कभी नहीं दूंगा उनको डायरेक्टली। आई विल गिव देम 1 ml फिलर, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आए हैं। 1 हफ्ते 2 हफ्ते हम देखेंगे कि क्या। फिलर थोड़ा डेंजरस भी हो जाता है अगर कोई भी जैसे कोई यूट्यूब की वीडियो देख के फिलर देना स्टार्ट करते, क्योंकि बहुत डेंजरस हो सकता है। क्योंकि ये फिलर्स कहाँ पे देने हैं एग्जैक्टली, हमें पूरी एनाटॉमी अच्छे से पता होनी चाहिए कि फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन जो है कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती, क्योंकि इट कैन
थोड़ा बहुत भी फिलर यहाँ से वहाँ अगर हो जाता है, यानी कि हमें इंजेक्ट यहाँ पे करना था बट वो नीडल का कहीं और चली कहीं गई। कहीं एंगल कहीं और चला गया है, या फिर आपने ज़्यादा इंजेक्ट कर दिया है। फिर उस केसेस में क्या होता है कि आपका जो फिलर होता है वो डिसलॉज हो जाता है आपने ओरिजिनल जगह जगह से, वो कहीं और चला जाएगा, और वो कभी कभी जाके ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है, पर्टिकुलरली फेशियल वेन जो होता है वहाँ पे वो ब्लाइंडनेस का कॉज कर सकता है। एंड इवन सर, अगर हम अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया तो क्लाइमेट वाइज या वेदर वाइज ही इतना डिफरेंस है यहाँ पे कि ऊपर जाएंगे आप, नॉर्थ में तो अलग वेदर है, जी मिड में अलग वेदर है, आपका साउथ में अलग वेदर है, तो चीज़ें चेंज होती रहती है। कि अगर आप किसी राजस्थान के शहर में देखेंगे तो शायद वहाँ पे ड्राइनेस दिखे आपको स्किन में। बिल्कुल। आप अगर यहाँ पे अर्बन एरियाज में चले जाएंगे, मुंबई में, दिल्ली में, तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि इतना ज़्यादा आपका पोल्यूशन वहाँ हो रखा है कि जी स्किन आपकी डिप्लीट हो रही है कहीं ना कहीं, या फिर आपके पास ये NO2 हो गया, O2 हो गया, ऐसी टाइप की चीज़ें आ रही है। तो फिर ऐसे सिनेरियोज में जब आप इतने हार्मफुल एटमॉस्फेयर के अराउंड है, अगर कोई इंसान अपनी स्किन का ना ध्यान रखे तो क्या हो सकता है? मतलब स्किन केयर को ही बिल्कुल ऐसे अवॉइड कर दे। तो देखिए, एक पॉइंट के बाद एक्चुअली जब आपकी एज अराउंड 26-27 तक होती है, आपकी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो बाहर पोल्यूशन कितना है, आप धूप में कितना एक्सपोज करती हैं अपने आप को, एक्सपोजर कितना है, सनस्क्रीन कितना यूज़ करते हैं, आपकी स्लीप कैसी है, क्योंकि स्लीप में भी आपकी जो सेल्स होते हैं वो रिन्यू करते हैं अपने आप को। तो आपकी स्लीप कैसी है, आपकी डाइट कैसी है, किस प्रकार का खाना आप खाते हैं। अब आप देखिए जैसे मेट्रोज़ हैं या कहीं पे भी आप देखिए, जो खाना होता है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लोगों को इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं होता फूड के बारे में, बट फूड आपका मतलब बहुत कुछ डिसाइड करता है कि आपकी स्किन भी कैसे होने वाली है, वो आपका फूड डिसाइड करने वाला है। तो जो ट्रांस फैट्स करके एक चीज़ होती है, जैसे पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया है, वहाँ पे आप देख नहीं रहे हैं कि मतलब आपके लिए, आपको लग रहा है कि ये क्वांटिटी मतलब कम है, छोटा सा स्मॉल पिज़्ज़ा में हम खा रहे हैं, बट आप ये नहीं देख रहे कि ये जो पिज़्ज़ा है ये डीप फ्राइड है, या ये बेक बर्गर है। है ये डीप फ्राइड है, ये बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स में बना हुआ है। तो वो ऑयल जो होता है वो आपके सिस्टम के अंदर जाता है, फिर ये आपके आर्टरीज में जाता है, बाद में जाके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको आदत पड़ जाती है जंक फूड खाने के लिए, कैफिनेटेड बेवरेजेस लेने के लिए। ये आपको आपको मतलब ये कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। वहाँ से एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कैफिनेटेड ड्रिंक्स, टू मच ऑफ कैफ़ी, टी, ये आपकी स्किन को और रिंकल करना स्टार्ट कर देता है। ऊपर से पोल्यूशन होने लग जाता है, तो पोल्यूशन आपके लंग्स में इफेक्ट करता है, लंग्स में जाता है, फिर आपके आपके स्किन को भी इफेक्ट करता है, रिंकल्ड स्किन हो जाता है। जो आप ब्रीथ कर रहे हो ऑक्सीजन, वो मतलब प्योर हवा नहीं है, वो डस्ट है, इसमें धूल मिट्टी है, पोल्यूशन है। तो वो भी आपकी जैसे हेयर को इफ़ेक्ट करती है, स्किन को इफ़ेक्ट करती है, आपके नॉट ओनली स्किन, डाइट को इफ़ेक्ट करती है, आपके इम्यून सिस्टम को भी हम इफ़ेक्ट करती है। इम्यून सिस्टम भी स्किन के साथ काफ़ी संबंधित रहता है। तो आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो जिनको मैं मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में डालता हूँ। बहुत सारे एन नंबर ऑफ ऑटो इम्यून बीमारियाँ होती हैं। और ऑटो इम्यून से आपका क्या मतलब है? जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूँ ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में। जैसे एक विटिलिगो हो गया है, विटिलिगो में कुछ वाइट पैचेस आने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में। एलोपेशिया एरियाटा होता है, जैसे आपने देखा होगा किसी की दाढ़ी है पर कुछ कुछ पैचेस हैं जहाँ पे बाल नहीं हैं। सोरियासिस होता है जिसमें आपकी स्किन बहुत हाई रेट में मरना स्टार्ट हो जाती है। पेम्फिगस हो जाता है, बहुत सारे लाइकन प्लानस हो जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑटो इम्यून बीमारियाँ होती हैं। तो आपका इम्यून सिस्टम बेसिकली एक सेल्यूलर लेवल में काम करता है। ये इम्यून सिस्टम जो होता है हम देख नहीं सकते हैं, जैसे जो हम बाहर से अपनी स्किन देख सकते हैं। तो ऐसे इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, लाइक दैट। तो देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म होता है ऑटो इम्यून डिजीजेस को समझने के लिए कि कैसे स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले ये आपको जानना ज़रूरी होता है कि एक नॉर्मल इम्यूनिटी क्या होती है। जब तक आप नॉर्मल इम्यूनिटी नहीं समझोगे तब तक आप ऑटो इम्यून डिजीजेस नहीं समझ सकते। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए अ, आपका जैसे ब्रीदिंग चल रही है ना, पर आप कंट्रोल थोड़ी ना कर रहे हो अपनी ब्रीदिंग में, है ना। आपका हार्ट चल रहा है, आप अपने हार्ट को थोड़ा ना कंट्रोल, वो अपने आप बीट कर रहा है, आप खुद कुछ थोड़ी ना किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, है ना। उसी हिसाब से जैसे आपके इम्यून सिस्टम में
अगर मान लीजिए कोई एक फॉरेन पैथोजन घुस जाता है, कोई बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाता है, हम्म। तो आपके कोरोना हो गया या कोई भी और वायरस हो गया, आपकी जो इम्यून सिस्टम है बिना आपके परमिशन के उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि एक बाहर से अटैक हो गया है, ठीक है, या फिर आप गिर गए, उसमें मैं दोबारा बाद में आता हूँ कि अगर आपको इंजरी हो जाती है, तो ये फिर सिस्टम जो होता है इम्यून सिस्टम, ये क्या करता है कि ये कुछ सेल्स को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, वो सेल्स फिर और सेल्स को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो फिर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स इंटरल्यूकन स्टार्ट कर देते हैं रिलीज करना, और ये सारा जो कैस्केड स्टार्ट हो जाता है पूरा साइकिल का, ये चीज़ें आपके जो फॉरेन पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको पकड़ के मारना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो फीवर अगर किसी को आता है, फीवर एक बुरी चीज़ नहीं होती। अगर आपको इन्फेक्शन, फीवर में आपकी इम्यून सिस्टम पूरी एक्टिवेटेड हो जाती तो है, एक्चुअली स्ट्रांग हो रहे हैं आप। स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि वो बाहर की जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको निकालना स्टार्ट कर दिया आपकी बॉडी में। तो फीवर इज़ नॉट अ बैड साइन, फीवर इज़ अ गुड साइन एक्चुअली। तो दैट्स नंबर 1। तो आपको अभी समझ आ गया कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब ऑटो इम्यून बीमारियां, जितना भी क्रक्स होता है, जो बेसिस होता है सारी ऑटो इम्यून बीमारी का, बी एट विटिलिगो, एलोपेशिया एरियाटा, उनका ये होता है कि एक सेम चीज़ होती है, उनको एक कन्फ्यूजन होती है कि बाहर से अटैक हुआ है, और वो सेम साइकिल एक्टिवेट कर देते हैं सेल्स का, कैस्केड ऑफ साइकिल्स सेल्स एक्टिवेट कर देते हैं, बट वो बिना किसी कारण के होता है। कोई एक्चुअली में कोई बाहर से कोई अटैक नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं आया आपकी बॉडी में, कोई वायरस आया नहीं है, पर ये सारे कैस्केड ऑफ सेल्स जो हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये आपके खुद के सेल्स को पकड़ के मारना स्टार्ट कर देते हैं। जो आपका एक्चुअली फायदा कर रहे थे हाँ, cells, जो उन्हीं आपका को फायदा मारना कर रहा शुरू था कर दिया। उनको मारना। अब जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा होता है, उसमें वो बालों को पकड़ के मारना स्टार्ट कर देते हैं। हम्म। तो एक्चुअली जो कारण होता है ऑटो इम्यून डिजीजेस का, वो आपकी खुद की बॉडी का इम्यून सिस्टम का मेल फंक्शन होता है। और इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ भी करके, या अवॉइड नहीं कर सकते। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि ये डिजीजेस आपको कंट्रोल करती हैं। क्योंकि जैसे एलोपेशिया एरियाटा, मैं देखता हूँ पेशेंट्स काफ़ी सारे, दे गेट साइकोलॉजिकली वेरी डिस्टर्ब्ड, कि यहाँ पे दाढ़ी आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है। मैं बाल नहीं आ रहे हाँ, हैं, या बाल फिर नहीं आ बाल रही के वो है स्पॉट्स अजीब से लग रहे हैं। जी, वाइट पैचेस जो आ जाते हैं, वाइट पैचेस अलग अलग एरियाज में, मतलब खाली बस फेस में नहीं, ये बॉडी में भी स्टार्ट हो जाता है। तो डर जाते हैं लोग विटिलिगो से। और भी बीमारियां हैं, जैसे पेम्फिगस है, पेम्फिगस में भी लोग निगल नहीं पाते अपना खाना, अल्सर स्टार्ट हो जाते हैं गले में। तो क्योंकि उनका फिर लाइफस्टाइल बहुत खराब। आप सोचो, आप अगर खा नहीं पा रहे हैं, आप नहीं खा सकते हो कुछ भी, आप जो आप खाना खा सकते हो खाली बस ये जूसेस हैं, आइसक्रीम है, और इसके अलावा आप ज़्यादा कुछ खा नहीं सकते। जो भी आप खाओगे वो और इरिटेट करेगा और वो करेगा। मेरे भी इतने पेशेंट्स होते हैं जिनको मैंने एडमिट भी किया है, जैसे ईसोफेजियल अल्सर्स हो जाती है इनको, पेम्फिगस में होता है ये पीछे वाली साइड में भी अल्सर्स होने लग जाते हैं। तो ये बीमारियां मतलब कंट्रोल करती हैं पर्सन को, आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर कोई भी पर्सन, दुनिया का कोई भी डॉक्टर अगर आपको ये एडवाइस करता है कि मैं इसको परमानेंटली क्योर कर दूंगा, तो फिर आप मतलब समझ जाइए कि वो आप गलत डॉक्टर के पास में हो। क्योंकि ये बीमारियां, सबसे पहली चीज़ हमें ये बतानी होती है कि ये बीमारियां इनक्योरेबल होती हैं। ऑटोइम्यून रेगुलेट कर सकते हैं आप, ये क्रोनिक कंडीशंस होती हैं, हाँ, मतलब इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। छुटकारा नहीं पा सकते। कंट्रोल करने का मतलब होता है कि मान लीजिए ये डिजीज़ अगर अग्रेसिव होती है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है हमारे पेशेंट के ऊपर। तो कुछ टाइम के लिए मैं स्टेरॉइड्स दे देता हूँ अगर ज़रूरत पड़ती है मुझे। तो अगर मुझे लगता है कि स्टेरॉइड्स देने की ज़रूरत है, या फिर स्टेरॉइड जैसी भी दवाइयाँ आती हैं, जिसे हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स कहते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं इसके अंदर। मीथोट्रेक्सेट होता है, साइक्लोस्पोरिन होता है, तो वो सारे हमें देखना पड़ता है। और इसमें आपने जैसे पिज़्ज़ा और ये बर्गर जो आपने डीप फ्राइड फूड का बोला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। जी, तो क्या इसका ये मानने में आ सकता है कि जो इंसान अपनी डाइट में फ्रूट्स इंक्लूड कर रहा है या फिर ऑर्गेनिक खाना ज़्यादा रख रहा है, उसकी स्किन बेटर होने के चांसेस है? बिल्कुल। और आप अगर जैसे ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, ये हमारे को फ्रूट्स में मिलते हैं और वेजिटेबल्स मिलते हैं। सबसे बेस्ट फ्रूट्स मैं जो एडवाइस करता हूँ, इफ़ पीपल कैन अफोर्ड इट, तो जैसे जितने भी बेरीज होते हैं, आपकी ब्लूबेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज। स्ट्रॉबेरीज, और भी सारे बेरीज होते हैं, वो आप अफोर्ड कर सकते हैं। इनकी जूसेस भी आप पी सकते हैं, मिल्क शेक भी पी सकते हैं। वेरी गुड फॉर योर स्किन, बहुत अच्छे रहते हैं आपकी स्किन के लिए।
इसके बाद आते हैं आपके जितने भी फ्रूट्स हो जाते हैं, सैलेड्स हो जाते हैं, क्यूकम्बर्स आर वेरी गुड फॉर योर स्किन, टोमेटोज आर वेरी गुड गुड इन विटामिन सी। ये सारी चीज़ें जो होती हैं बट बहुत अच्छे क्या होते हैं। मिल्क हमारे लिए खराब नहीं है सर? कि ऐसे काफ़ी आर्गुमेंट्स देते हैं लोग कि वीगन हो जाते हैं, तो फिर जब व्हेन दे आर वीगन दे डोंट सी एनी काइंड ऑफ रिएक्शंस ऑन देयर स्किन, और जब वो मिल्क पी रहे थे या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे थे तो काइंड ऑफ एक इरिटेशन स्किन पे रहती है, रेडनेस रहती है, एक्ने रहता है। हाँ, देखिए जिन लोगों को एक्ने होता है या फिर इनका जो जिनका स्किन ज़्यादा ऑयली होता है, तो इनके जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, यानी कि वो ऑलरेडी काफ़ी सारा ऑयल सिक्रीट कर रहे हैं। हम्म। तो जब आप मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स लेते हैं विच आर रिच इन फैट, तो वो भी मतलब इवेंचुअली जाके सीबम में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, और ज़्यादा मतलब आपके गट में जाएंगे, गट से फिर आपके बॉडी में स्किन में जाएंगे, और फिर वो और ज़्यादा मतलब ऑयल प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो तभी मैं अपने एक्ने के पेशेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि आपकी जो डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। एंटीऑक्सीडेंट्स की जैसे बात आई तो बहुत सारे मतलब और भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एक्चुअली में अच्छे होते हैं अपने आपकी स्किन के लिए। जैसे करक्यूमिन हो जाता है, करक्यूमिन बहुत अच्छा है प्रोडक्ट है। ग्लूटाथायोन जो है, ग्लूटाथायोन भी काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो इनके एंटीऑक्सीडेंट जैसे ग्लूटाथायोन के बारे में अगर आपको पता होगा कि ग्लूटाथायोन लिवर डिजीज़ में भी दिया जाता है बाय गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो ग्लूटाथायोन मतलब एक डिटॉक्सिफाई करता है आपकी बॉडी को। और जैसे डाइट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आप लगातार एवरीडे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 3 मील्स अ डे ही खाना है, तो समझ रहे हैं आपको, इफ़ यू इन अ फास्टिंग मोड इन अ डे कि और वन मील अ डे कर 1 लो। मील अ डे, ये एक्चुअली में देखा गया है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। वन मील अ डे इज गुड फॉर यू, 1 मील फॉर योर स्किन एक्चुअली। बिल्कुल, क्योंकि आपकी बॉडी आपकी प्रोसेस कर रही है ना, रेस्ट मिल रहा है आपकी बॉडी को। देखिए आप अगर देखें कि जब भी आप खाते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी भूख बढ़ा दी है, आपने अपनी भूख मिटा दी है ना? बट एक्चुअली में आपने अपनी बॉडी का लोड बढ़ा दिया। आपके जो अंदर के बॉडी का सिस्टम है वो सारा मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया। मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से भी पूछें या पेट के डॉक्टर से पूछें, ये भी यही चीज़ बोलेंगे। जैसे आप खाना खाते हो, खाना जब आपके स्टमक में जाता है तो वो एसिड स्टार्ट हो जाते हैं रिलीज होना। पेप्टिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ट्रिप्सिन होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एसिड्स होते हैं जो वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर उस खाने को पचाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, ड्यूडेनम में जाएगा, फिर वो सारा आपका रेस्ट नहीं मिलता खाने को, आपकी बॉडी को। तो मैं भी बहुत सालों से 1 मील अ डे किए जा रहा हूँ, वो क्योंकि आई वॉज हैबिचुएटेड एट द टाइम ऑफ माई कॉलेज। तो टाइम नहीं मिलता था। बट ये मैं 1 मील अ डे ही करता हूँ, मैं स्टिल अब तक 1 मील अ डे ही करते आ रहा और हूँ, और बीच मेरी बॉडी को बिल्कुल नॉर्मल लगता है 1 मील अ डे। और इन बिटवीन वही कॉफी चाय ये सब पी रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं कुछ भी सुबह नहीं। से लेके शाम तक कुछ नहीं खाता हूँ। बट इनफैक्ट शाम को खाना ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है। मतलब आप अपना मील खाएं तो ये रहता है कि आप 6 बजे या 5 बजे से पहले कर लें अपना मील। बट क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है? इसके बारे में तो इतने आर्गुमेंट्स आते हैं कि रात में खाना नहीं खाना चाहिए या रात में कार्ब्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए। हाँ, 6 बजे से पहले आप एक अपना मील कर लीजिए, उसके बाद 6 बजे के बाद मत कर पर कीजिए। इसका रीजन क्या है? इसका रीज़न ये होता है क्योंकि रात के समय आपकी जो बॉडी होती है वो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। बीएमआरबी जो होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो आपका स्लो डाउन होने लग जाता है रात को। तो जब अब आप रात को, आप देख लीजिए जो भी लोग रात को खाते हैं वो फैट बहुत जल्दी पुट ऑन कर लेंगे, इवन इफ दे आर वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग। उससे मतलब नहीं है कि आपने वर्कआउट कितना किया है, बट आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं। इफ़ यू ईटिंग जंक फूड, हाई फूड विद हाई ऑयल कंटेंट, ट्रांस फैट्स, और रात को खा रहे हैं तो वो फैट में डायरेक्टली कन्वर्ट होने वाला है। उससे आपको कोई एनर्जी या फिर आपकी बॉडी रिकवरी में वो कुछ नहीं होने वाला। स्टोर हाउस बनने वाला है आपका। तो देखिए आपकी जो बॉडी होती है ना, ये भी प्रूवन है साइंटिफिकली, योर बॉडी इज प्री कॉग्निटिव। प्री कॉग्निटिव का मतलब होता है इट ऑलरेडी नोज कि मतलब आप क्या करने वाले हो। ठीक है, तो इज मतलब इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इट्स अ वेरी गुड थिंग। योर बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, इट्स मोर इंटेलिजेंट देन इवन अस। सो उसको ऑलरेडी पता चल जाता है कब इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, तो वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन स्टार्ट करने लग जाता है। मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं कह के कि मेरे हमारे बाल झड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं। जब हम एक्चुअली में उनसे पूछते हैं कि आपके जो हेयर है, कितना हेयर फॉल हो रहा है आपको,
तो बोलेंगे 50-60 तक हो, बाल गिर दिख रहे हैं आपको, उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है उनको हेयर फॉल, बट वो एक्चुअली में अप टिल 100 हेयर गिरना नॉर्मल होता है पर डे। तो आपको जो हेयर होता है वो एक्चुअली हेयर साइकिल में चल रहा होता है। जितने भी आप किसी के सर में देखते हैं कि बाल हैं, वो सारा एनाजन फेज में होते हैं। वो 2 साल 0 डेज से लेके 2 साल तक वो बाल उगते रहते हैं लगातार, और उसके बाद फिर वो टीलोजन फेज में चले जाते हैं, उसके बाद कैटेजन फेज में जाके वो गिर जाते हैं। जब वो गिरते हैं तब आपको दिखते हैं, पर आपको पता नहीं है कब से उग रहे हैं। कभी कभी वो बाल 2 साल से उग रहे होते हैं, कभी कभी 4 साल से उग रहे होते हैं। ये जो एनाजन का फेज होता है ये अप टू 6 ईयर्स तक चलता है। 6 साल तक वो एनाजन का फेज भी जा सकता है। जिसमें बेसिक आपके बाल उग रहे हैं, बाल बस उग रहे हैं आपके, गिर नहीं रहे हैं। गिर नहीं रहे हैं। ये भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी बॉडी को ऑलरेडी पता होता है कि कैसे मैकेनिज्म कैसे करना है, बचाना कैसे है आपको। मान लीजिए अगर आप सडनली हम रूम टेम्परेचर में बैठे हैं, आप सडनली इसका टेम्परेचर कम कर देंगे, तो आपका जो बॉडी के जो डायनेमिक्स है, जो आपका मेटाबॉलिज्म है, वो आपका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, वैसोडाइलेटेशन करना शुरू कर देगा, जिससे आपका जो ब्लड जो आपका सर्कुलेशन है वो थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। आपको शिवरिंग होनी शुरू हो जाएगी सडनली। तो ये आपका बॉडी कर रहा होता है ऑलरेडी। तो क्या ये एक रीज़न है कि आज के टाइम में जो हेयर फॉल जैसी चीज़ें हैं वो बहुत यंग एज में हो रही है लोगों को, क्योंकि आजकल जॉब्स प्लस जो एटमॉस्फेयर है आपके अराउंड, जो आपके ये सारे एयर हैजर्ड्स आ चुके हैं, आपके सारा AQI बढ़ चुका है, बिल्कुल। जो भी आपका हेयर फॉल हो रहा है, जो भी ये आजकल प्री मेच्योर आपका वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस जिसको बोलते हैं, जो वो चीज़ें हो रही है, क्या वो इसी वजह से हो रही है? वो एक वजह है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस मतलब एक बहुत डिफरेंट टॉपिक आ जाता है, बट अगर हम बात करें जैसे एनवायरनमेंट की, तो हाँ ऑफ कोर्स आपकी स्लीप कैसी है। आप 6 घंटे मतलब आप 8 घंटे की स्लीप ले रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर 8 आप घंटे आपके हिसाब से कंपलसरी है? 8 घंटे मतलब एटलीस्ट आपके बॉडी के लिए ज़रूरी होती है 8 आवर्स इन अ डे। 8 आवर्स से कम आप कर रहे हैं, 4 घंटे कर रहे हैं, तो क्या होता है आपकी बॉडी ओवरवर्क हो रही है। किसी को पता नहीं चल रहा, बट उनकी बॉडी ओवरवर्क हो जाती है। तो इसमें आपको फिर क्या होता है कि जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपका कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन होता है, सीरम कॉर्टिसोल कहते हैं, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा हाई कॉर्टिसोल अगर आपको हो, आपका हेयर फॉल भी होना शुरू हो जाएगा, आपका एक्ने भी आना स्टार्ट हो जाएगा, और भी चीज़ें स्टार्ट होने लग जाती हैं कॉर्टिसोल के साथ में। तो स्ट्रेस एक लेवल प्ले करता है, उसके ऊपर से पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन डेफिनेटली आपके स्किन को हैम्पर करने वाला है। डाइट आपकी सही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। कॉर्टिसोल लेवल जो होता है वो मतलब स्ट्रेस आपका PCOD के साथ में भी देखा जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। वो भी बहुत वास्ट टॉपिक है अगर मैं उसके ऊपर बात करना स्टार्ट करूँ तो जैसे आपने बताया मेल पैटर्न बॉल्डनेस। मेल पैटर्न बॉल्डनेस में देखिए इसका नाम होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो बच्चा होता है उसने जीन्स इनहेरिट की होती हैं, या तो अपने फादर के या अपने मदर साइड या से। अपने फादर के साइड से या मदर के साइड से, जिनको बॉल्डनेस थी। वो सेम जीन्स क्या करती हैं, वो आपका जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, उसको कन्वर्ट कर देती है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में, DHT में। अब DHT क्या करता है, जो अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो आपका 5 अल्फा रिडक्टेज एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम कन्वर्ट करने लग जाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में। अब DHT जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन है, वो आपके जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उनको मारना स्टार्ट कर देता है। तो मैं देखता हूँ ये 17 साल से भी स्टार्ट हो जाता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, 18 साल से, 17 साल से, कभी कभी 16 साल से भी स्टार्ट हो जाता है। हेयर फॉल 16 साल के बच्चे को? हाँ हाँ हाँ, और ये बढ़ता है, प्रोग्रेसिव होता है, 18-19 साल में और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये ट्रांसप्लांट तो करा नहीं पाते होगे इतने छोटे बच्चे, 16-17 वाले? हाँ, उनको हम पहले मेडिकेशंस देते हैं, पहले मेडिकेशन से उनको डिले करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट जितना हो सकता है। व्हेन दे कम एट अ मैच्योर्ड एज लाइक 24-25 ईयर्स एज, देन वी गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। और इसके जो थोड़े मिथ्स भी होते हैं, क्योंकि जो हम दवाई देते हैं इसको एंड्रोजेनेटिक ब्लॉकर होता है, वो भी उसे हम कहते हैं फिनेस्टराइड के नाम से आता है वो। तो वो क्या करता है, वो आपकी DHT को ब्लॉक कर देता है, DHT ब्लॉकर होता है वो। तो आपको जो टेस्टोस्टेरॉन होता है वो फ्री बाउंड ही फिर रहता है, वो DHT में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये जो एक ये चलता है कि अगर किसी इंसान को बॉल्डनेस आ गई है, उसका हेयर फॉल हो रहा है, इसका मतलब उसका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, तो ये मिथ है या ये फैक्ट है? ये टेस्टोस्टेरॉन उनका टेस्टोस्टेरॉन सेम ही है, मिथ है ये पूरा, ज़्यादा नहीं है उनका टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जितना है होना चाहिए उतना ही होता है।
बट वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, DHT ज़्यादा होता है इनका। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनके बेसिक टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नहीं, में? उनका उनका पर ये होगा, बॉल्डनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। बस वही है। हाँ, बट इसमें एक चीज़ और भी हम देखते हैं कि जैसे कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, वो अगर बॉडी बिल्डिंग में स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि बॉडी बिल्डिंग या फिर प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये अगर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इनसे इनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो और बढ़ता है। हम्म। तो अब आप देखिए कि जैसे टेस्टोस्टेरोन वैसे भी कन्वर्ट हो रहा है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। अब इन पर्सन ने क्या किया कि और बॉडी बिल्डिंग करी और ये सब प्रोटीन्स खाए, टेस्टोस्टेरोन लेवल और बढ़ा दिया। तो और जल्द और बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन और फास्ट कन्वर्ट होने लग जाता है तो फिर डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। तो वो फिर हेयर में उतरता है आपके? हाँ, वो फिर जल्दी बॉल्डनेस होने लग जाती है, 20-21 साल में बॉल्ड हो जाते हैं। मैंने तो 22 साल 23 साल के भी लोग देखे हैं कम्प्लीटली बॉल्ड, पूरी तरह से। हु आर इनटू जिमिंग ना और इन मतलब हु जनरल? आर मतलब also doing all these things, मतलब who have this condition and they are also doing these things, and वो सारी चीज़ें हैं। बट ऐसा नहीं है सर कि जिमिंग करने से आपकी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, आपका ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा, तो आपका अगर सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पे तो आपकी स्किन और हेयर बेटर होगा जिम करने से? देखिए क्या होता है कि टू मच ऑफ एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और ये प्रूवन है। देखिए क्या होता है कि जो भी लोग आप देखते हैं सोशल मीडिया में एंड ऑल दैट, की 6 पैक एब्स, 8 पैक एब्स लाइक दैट, वो सब एक्चुअली में ट्रू नहीं होता है। दैट मीन्स कि वो एक्चुअली में आप उनको देखो ना, उनकी दे आर नॉट वेरी, आई वुडंट से कि वो बहुत ज़्यादा फिट है। क्योंकि वो पूरा दिन सप्लीमेंट्स खाते हैं और ये सब करते रहते हैं, कैफ़ीन लेते हैं, वे प्रोटीन्स लेते हैं। दीज आर वेरी अननेचुरल चीज़ें होती हैं, आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म में भी जाके ख़राब करती हैं। आप देखिए जैसे वो फेमस कौन सा टीवी स्टार था जिनको किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई यंग एज में। तो किडनी की प्रॉब्लम्स भी देखे जाते हैं बॉडी बिल्डर्स में कॉमनली, क्यों देखे जाते हैं? तो इसके पीछे भी कुछ अभी ओपनली मतलब लोग बात नहीं करते हैं इसके बारे में, बट जिस हिसाब से आप देखिए कि ये प्रोटीन्स और ये अननेचुरल चीज़ें आप अपने सिस्टम में डाल रही हैं। आप वे प्रोटीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? वे प्रोटीन और भी चीज़ें होती हैं, लोग और भी बहुत सारी चीज़ें हाँ, खाते हैं। क्रिएटिन हो गया, बी से डबल एज हो गए। ग्रोथ हार्मोन्स भी होते वो हैं, तो फिर स्टेरॉइड पे ही टैबलेट्स। हो गया। हाँ, स्टेरॉइड भी बहुत सारे लोग लेते हैं, हाँ हाँ। अपनी बॉडी को वो बहुत मतलब अब्यूज़ करते हैं एक तरीके से। तो ये जैसे जितने भी आप देखते हैं कि इनको लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, वे नॉट ओनली स्किन में, मतलब बॉडी में जाके आप देखिए 40s के एज में लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? 40s भी तो आपने बहुत वो लेट बोल दिया। हाँ, अर्ली एज में लोगों को हो रहे हैं, जिम अर्ली में एज में लोग हो रहे हैं। फेंट हो रहे हैं। हाँ, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी बॉडी को ओवर एक्सर्ट कर रहे हो। पॉइंट, आपकी बॉडी मतलब जो है उसको रेस्ट भी चाहिए, उसको आराम भी चाहिए। ये कॉर्टिसोल लेवल आप बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हो, अपना स्ट्रेस बढ़ा रही हो, एड्रेनलिन बढ़ा देती हो। तो आप क्या होता है कि जब आप एक लिमिट तक करते हो, अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर आप जैसे हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स 45 मिनट्स तक आप जिम कर रहे हो, जिसमें हर चीज़ हो, वेट ट्रेनिंग भी हो, कार्डियो भी हो, साइकिलिंग भी आप कर रहे हो, वॉक भी कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, नॉट ओनली वेट्स कर रहे हो आप, तो ये आपके आपके लिए लॉन्ग रन में अच्छा होने वाला है। अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स लाइक कार्डियो एंड जिमिंग, लिटिल बिट जिमिंग लाइक दैट, ये सब आपके आपके लिए लॉन्ग रन में आपके लिए अच्छा रहता है। इसके ऊपर आप करते हो तो होता क्या है कि आप अपने बॉडी को स्ट्रेस देते हो। मतलब आप हैवी लिफ्टिंग जैसे डेडलिफ्ट्स होते हैं, स्क्वाट्स होते हैं, बेंच प्रेसेस होते हैं। नॉट ओनली दैट कि मतलब आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे आप वर्कआउट कर रहे हो, जस्ट टू मेक अ हेल्दी मतलब आइडियल बॉडी इस हिसाब से। तो आप अपनी जो बॉडी होती है उसमें फिर आपका अब आप देखिए क्या बॉडी का मैकेनिज्म कैसा होता है कि मान लीजिए अभी कल आपका कोई एग्ज़ाम है, तो आपको क्या होता है एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपकी एक फीलिंग आती है कि मैं, हाँ, पेपर स्टार्ट होने वाला है अभी, बस आपका एड्रीनलिन लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जिम में भी इसी टाइप की चीज़ें होती हैं कि जब आप ओवर एक्सर्ट करते हो ना, आपका एड्रीनलिन बढ़ना शुरू हो बढ़ना जाता स्टार्ट हो जाता है आपका। है। अब ज़्यादा अब आप एड्रीनर्जिक स्टेट में जाते हो तो ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं है बार बार। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज कह रहे हैं आप, ये यंग में भी हो सकता है और मिड एज में भी हो सकता है। बिल्कुल, यंग एज में भी हो जाता है और ओल्डर एज में भी देखा जाता है। और इसमें जो सप्लीमेंटेशन है कि इस पे इतने डिबेट्स होते हैं, तो अगर मैं आपको एज अ मेडिकल प्रोफेशनल पूछूं, एक डॉक्टर पूछूं, जी। तो आप सोचेंगे कि वे प्रोटीन ऐसी चीज़ है जो ओवरऑल सही नहीं है?
एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो जिम जा रहा है फिट रहने के लिए, अगर वो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी उसकी नहीं हो पा रही है और वो वे प्रोटीन पे शिफ्ट कर रहा है, तो वो सही चीज़ नहीं है। नहीं, सही चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा प्रोटीन को बॉडी करेगा क्या? अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं भी करते हैं तो वो आपका लिवर के ऊपर लोड कर रहे हैं। वे प्रोटीन। वे प्रोटीन है, कोई और भी अलग अलग भी, अगर आप ओवर ज़्यादा प्रोटीन खाते हो तो वो आप बॉडी के ऊपर काफ़ी लोड कर रहे हैं, आप लिवर के ऊपर ओवरलोड कर रहे हो लिवर को, हाँ, और कोई तरीके आप ऐसे किडनी जैसे के ऊपर हाँ, को भी ओवरलोड कर रहे हो। आपको किसी तरीके से पता चल सकता है, लाइक इफ़ यू आर अ डेली कंज्यूमर, ऐसे लोग हो गए जो सालों से वे प्रोटीन खा रहे हैं, दैट इफ ये जो वे प्रोटीन वो कंज्यूम करे, दिस इज टेकिंग लोड ऑन देयर किडनीज, तो उनको पता कैसे चलेगा? वो किडनी फंक्शन टेस्ट उनको कराने चाहिए, LFT। KFT, और लिवर फंक्शन टेस्ट भी कराने हाँ। चाहिए, LFT भी करानी चाहिए इनको। अगर इनके जैसे SGPT बढ़े हुए हैं, SGOT बढ़े हुए हैं, तो दैट मीन्स डेफिनेटली दे आर ओवरलोडिंग द लिवर। हम्म। जो लिवर होता है वो आपका बॉडी का सारा मैन्युफैक्चरिंग हब होता है, सारे केमिकल, सारा फूड आपका लिवर के थ्रू ही जाता है। हम्म। तो अगर आपका LFT बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये हैम्पर कर रहा है आपको हाँ, वे आपके प्रोटीन। लिवर को ओवरलोड कर रहा है, आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं। एंड इवन सर, हमने इतना अभी तो फिटनेस और खाने की बात करी, आज के डे एंड एज में जो सबसे ज़्यादा वो ऐसी चीज़ है जो कॉमन है और मुझे लगता है हर किसी के टू डू में है, वो है क्लबिंग एंड पार्टी। जी। आपका पार्टी कल्चर हो गया, चाहे वो मॉडर्न सिटीज़ में हो गया, वो इतना ज़्यादा कॉमन है कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, आपको पता है कि सैटरडे संडे ये माहौल बनना ही बनना है। जी। तो जी। उसका क्या होता है, जब ऐसे माहौल होते हैं, देन यू आर स्मोकिंग, यू आर ड्रिंकिंग, ऐसी टाइप की चीज़ें आपकी आ ही रही हैं। तो व्हेन दीज थिंग्स आर हैपनिंग, ये आपका स्मोकिंग ड्रिंकिंग इतना कॉन्स्टेंटली हो रहा है, ये आपको स्किन को कैसे डैमेज करता है या आपके हेयर्स को कैसे डैमेज करता है? स्किन को बहुत सेल्यूलर लेवल पे डैमेज करता है। तो हम्म। स्मोकिंग कैसे आपकी स्किन को अफेक्ट करता है कि वो आपका डीनेचरेशन ऑफ द प्रोटीन्स करना स्टार्ट कर देता है। हम्म। इट्स कॉल्ड एज नेचुराइजेशन। दैट मीन्स आपके जो प्रोटीन होते हैं वो मरना स्टार्ट होने लग जाते हैं, तभी जो उनकी फेस होती है थोड़ी रिंकल टाइप लगती है। आपका हेयर फॉल डायरेक्टली स्मोकिंग करता है। आपका विजन, जो आई साइट्स भी होते हैं वो भी ख़राब करना स्टार्ट कर देता है। और आपका जो आर्टरीज होती हैं बॉडी के अंदर, वो ब्लड ब्लॉक होता कर है वो देते ब्लॉक हैं। करना स्टार्ट कर देता है। और ऑफ कोर्स इट्स पोल्यूशन ओनली ना, मतलब बेसिकली इट्स ऑल पोल्यूशन जो आप इनहेल कर रहे पॉल्यूशन हो। इनहेल कर रहे हो। जी जी। तो जो लोग AQI में ऐसे स्मोकिंग कर रहे होंगे, तो उनकी तो बॉडी का बैंड बजा होगा सर फिर। नहीं, ऐसे इस तरह के जो एनवायरनमेंट होता है, मान लीजिए जो विंटर्स में जैसा दिल्ली का एनवायरनमेंट होता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर स्मोकिंग सिगरेट्स ओनली। या ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें। तो वो काफ़ी ख़राब रहता है आपके बॉडी के लिए, ऑन आपके टॉप। DNA के लिए। यू कैन ऑल्सो डेवलप कैंसर। कैंसर भी काफ़ी देखा जाता है स्मोकिंग के साथ। बट इज इट ट्रू सर दैट स्मोकिंग विल फर्स्ट लीड टू अ हार्ट अटैक फॉर मोस्ट पीपल? नॉट नेसेसरीली कि स्मोकिंग इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद कैंसर। कैंसर के साथ तो काफ़ी डायरेक्ट ओरल कैंसर देखा जाता है, लंग कैंसर देखा जाता है स्मोकिंग के साथ में, और डायबिटीज़ भी देखी जाती है, और एंड हार्ट अटैक्स ऑल्सो। बिल्कुल। सी, हार्ट अटैक में तो आप डायरेक्टली, हार्ट अटैक जो होता है इसको एक्चुअली नाम होता है हार्ट अटैक का MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो MI अगर फर्स्ट टाइम किसी को ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ रहा है, तो कि और वो बच जाते हैं उससे, तो वो एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन होता है उनको कि सेकंड टाइम आप शायद बचो ही ना। यू एक मे बार नॉट। हार्ट अटैक आ गया। एक बार अगर आपको हार्ट अटैक आ गया और आप बच गए उसमें, कभी कभी तो ऐसे भी होते हैं कि डायरेक्ट भी आ जाता है हार्ट अटैक लोगों को और मर भी जाते हैं वो डायरेक्टली, विदाउट एनी वार्निंग। विदाउट एनी वार्निंग, डायरेक्ट। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है इसमें आपको कुछ सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा चेस्ट पेन होता है, एसिडिटी जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं आपको, क्योंकि थोड़ा ओवरलैप करता है पेप्टिक अल्सर के सिम्टम्स के साथ में। और गैस वाली सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पेन होने लग जाता है, शोल्डर पेन हो रहा है आपको। एक्चुअली प्रॉब्लम हार्ट में है, पर पेन हो रहा है आपको बैक में, बैक पेन हो रहा है या फिर शोल्डर पेन हो रहा है विदाउट एनी जिमिंग। इस टाइप के सिम्टम्स भी आते हैं, और फर्स्ट टाइम में भी आके लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं और मर भी जाते हैं लोग फर्स्ट टाइम मायोकार्डियल इन्फेक्शन से। और ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो लाइक 3-3, 4-4 बार जिनको हार्ट अटैक आता है या MI आता है, और फिर भी वो नहीं सुधरते। ये डीट हो गया है। जी जी। सिगरेट पिएंगे, अल्कोहल हाँ कंज्यूम हाँ, ऐसे ही करेंगे, अल्टीमेटली फिर उनको बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है अपनी। कि हार्ट ट्रांसप्लांट होगा इनका।
हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं, बाईपास सर्जरी होती है कि यानी कि वो जो आर्टरी जो कोगुलेट हो चुकी है, जिसके अंदर वो फैट भर चुका है, उसको वो मतलब ऑपरेट करके चेंज होगा। चेंज कर देते हैं या हाँ कट कर देते हैं, निकाल देते हैं वहाँ से, हाँ उस फैट को बर्न कर देते हैं। हाँ। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। एंड ये अल्कोहल क्या डैमेज करता है आपको, आपके स्किन को, आपके हेयर को? आपकी स्किन को वो रिंकल्ड कर देता है, आपकी स्किन को वो फास्ट एजिंग फास्ट कर देता है उसमें। अल्कोहल भी मतलब ख़राब होता और अगर कोई अल्कोहल और स्मोकिंग, जो कि बहुत लोगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन है, है। जी। तो अगर कोई वो साथ में कर रहा है तो वो आपको बॉडीली क्या डैमेज कर रहा है? देखिए, अगर कोई रेगुलर स्मोकर है, बहुत हैवी स्मोकिंग कर रहा है और बहुत हैवी ड्रिंकिंग कर रहा है, सबसे पहली चीज़ उनका लिवर ख़राब होने वाला है कुछ कुछ टाइम के अंदर। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने सिगरेट या कितने ड्रिंक्स कर रहे हैं? हाँ, हाँ, जी। ये इसका कोई नहीं वो सेट हो बॉडी सकता? जवाब दे देती है। तो लिवर क्या क्या करता है, लिवर आपका डिटॉक्सिफाई भी करता है। जो भी आप पोल्यूटेंट्स अंदर इनहेल कर रहे हैं या जो आप पॉइजन ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहल भी एक पॉइजन की तरह ही होता है, लोगों को पता नहीं है ये चीज़, बट ये आपके लिवर के लिए बहुत ख़राब होता है अल्कोहल। तो सिरोसिस करके एक कंडीशन होती है लिवर की, जिसमें आपका लिवर ख़राब हो जाता है। मैं देखता हूँ काफ़ी सारे पेशेंट्स को, प्रैक्टिस में भी देखता हूँ। तो इसमें क्या होता है, सिरोसिस जो क्रोनिक अल्कोहलिक्स होते हैं, वो उनका लिवर ख़राब हो जाता है। अब फिर क्या होता है, बाद में जाके लिवर ख़राब हो रहा है, तो आपको स्किन की समस्या भी स्टार्ट हो जाती है, खुजली स्टार्ट हो जाती है, प्रूराइटिस स्टार्ट हो जाती है, नोड्यूल्स बनने लग जाते हैं यहाँ वहाँ पे, और आपको जॉन्डिस भी हो जाता है बाद में। अल्टीमेटली आपकी डेथ होती है लिवर फेलियर की वजह से। हाँ, ये बहुत क्रोनिक वॉक और थ्रू ही कर दिया आपने पूरे प्रोसेस से। जी, बहुत ही क्रोनिक और बहुत गंदा लाइफ होता है बाद में जाके। जब एक बार पेशेंट जब डायग्नोस होता है लिवर सिरोसिस से, तो उसके जो 10-15 साल या 20 साल की जो लाइफ होने वाली है, वो बहुत गंदी होने वाली है पेशेंट वेरी पेशेंट पेनफुल। वेरी पेनफुल। क्योंकि वो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लिवर, यानी कि पोर्टल हाइपरटेंशन सिम या फिर एसाइटिस जो होता है, ये सारा उससे उनको उनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, और ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो लिवर आपका हार्ट के साथ कनेक्टेड है, लिवर आपका किडनी के साथ कनेक्टेड है, किडनी हार्ट के साथ कनेक्टेड है। तो एक चीज़ नहीं होती। अगर आप देखिए जैसे कि जो सबसे ज़्यादा जो CKD एक कंडीशन होती है, क्रोनिक किडनी डिजीज़, CKD आपका सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स में देखा जाता है। जो डायबिटिक्स होते हैं, जिनकी शुगर ज़्यादा होती है, वो अल्टीमेटली जाते हैं CKD की तरफ, क्रोनिक किडनी डिजीज़, और फिर उनकी डेथ भी किडनी की वजह से होती है। और किडनी की वजह से किडनी जब पूरी तरह ख़राब हो जाती है, तो किडनी कहीं ना कहीं हार्ट को भी इफेक्ट करती है, तो हार्ट फेलियर भी कॉज कर देती है, वहाँ पे डेथ होती है। लिवर के साथ में भी वैसा होता है, लिवर कहीं ना कहीं जब ख़राब हो जाता है, वो लिवर फेलियर तो करता ही, हार्ट फेलियर भी कर देता है अलग से। एंड वाइस वर्सा, हार्ट फेलियर आपके बाकी ऑर्गन्स को फेल कर सकता है। जी, जी। तो CKD के पेशेंट्स देखे जाते हैं कॉमनली हार्ट फेलियर से मरते हैं, और लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स भी हार्ट फेलियर से मरते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो हार्ट को जाके ख़राब करने वाला है। हम्म, हम्म, हम्म। आपके पास कभी ऐसे पेशेंट्स आए सर जहाँ पे ऐसा हो गया कि कोई आया स्किन की डिजीज़ के लिए कि मेरे को ये दिक्कत है, लेकिन जब उनके टेस्ट हुए तो पता चला कि ये तो कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मेरे पास ऑन अ डेली बेसिस आई गेट लॉट ऑफ पेशेंट्स लाइक दिस, जो आते हैं किसी और चीज़ के लिए, बट कुछ और ही डायग्नोस हो जाता है। तो एक मेरे ऐसे पेशेंट थे जिनको हु वाज डायग्नोस्ड, ही वाज शोइंग टू मल्टीपल यूरोलॉजिस्ट, एंड ही वाज टेकिंग मेडिसिन्स फॉर प्रोस्टेट। तो बहुत टाइम से उनको यूरिन में प्रॉब्लम होती थी कि मैं यूरिन पास नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपरली। मैं रात रात को उठता हूँ, मेरे को पेशाब के लिए जाना पड़ता है, और उसमें भी मैं नहीं कर पाता। मेरी दिक्कत इतनी बढ़ चुकी कि इवन यूरोलॉजिस्ट मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है मेरे को। और ऐसे में लाइव आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि ऐसे मेरे साथ मैंने देखे हैं, डायग्नोज किए हैं ऐसे पेशेंट्स को। तो जब वो मेरे पास आते हैं, मैं सीधा उनका मैं समझ जाता हूँ उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको, और मैं उनको टेस्ट कराता हूँ हर्पीस का, एंटी HSV 1 and 2 एंटीबॉडीज़ ये का। आप सबके लिए बोल रहे हैं या मैं इन फिर जनरल सबके लिए बोल रहा हूँ, जो जो पेशेंट्स मेरे पास आए आप हैं। सबका हर्पीस का टेस्ट करवाते हैं? मतलब सबका नहीं, जिनको ये प्रॉब्लम होती है, यूरोलॉजी की से रिलेटेड हाँ। प्रॉब्लम होती है, इवन फीमेल पेशेंट्स जो होते हैं, उनको भी मैं ये टेस्ट कराता हूँ कभी कभी। अगर मुझे लगता है कि इनको शायद ये उनको एक्चुअली कोई यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है ही नहीं, उनको कुछ और ही है, STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो मैं कराता हूँ ये हर्पीस का टेस्ट। बहुत कॉमनली पॉजिटिव आ जाते हैं। इनफैक्ट मैं इतने सारे यंग लोगों का मैं देखता हूँ कि पॉजिटिव आ चुका है टेस्ट, और फिर मैं उनको एंटीवायरल ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ विद इन 3 to 4 वीक्स।
ठीक हो जाते हैं, अपने सारी यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती होंगी 3 से 4 हफ्ते के अंदर ही। हम्म, और इतनी कॉमनली प्रॉब्लम होती है जो मिस डायग्नोस की जाती है, और बाद में ये प्रॉब्लम काफ़ी मतलब मेंटल ट्रॉमा देती है पेशेंट को। तो आप कह रहे हैं कि जो कैजुअल हुकअप कल्चर या कैजुअल सेक्स कल्चर जो आजकल बन चुका है, जी। इट कैन ऑल्सो लीड टू मल्टीपल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग स्किन, Multiple हेयर। multiple problems, they don't know what they are getting into. I see a lot of female patients also who come to me for sexual problems. So they have got some kind of STD which is very difficult to treat now. व्हाई That इज इट mean, सो? ऐसा क्यों? जैसे बहुत सारे टाइप के STDs होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, जैसे आपको जेनाइटल वॉर्ट्स हो गया। जेनाइटल वॉर्ट्स एक तो क्या होता है, ये HPV वायरस से होता है। दूसरी चीज़, ये फैलता बहुत जल्दी है, यानी कि एक पार्ट में बॉडी में करेगा, फिर वहाँ पे टच करके वो आप अगर किसी ने वहाँ पे टच किया, फिर कहीं कहीं और टच किया है, तो वो अगर मान लीजिए 10 जगह उन्होंने टच किया, 10 जगह वो उगने वाला है कुछ समय के बाद में। तो जिनके साथ वो सेक्सुअली एंगेज थे? नहीं नहीं, मैं एरिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा। लेट सपोज अ फीमेल गेट्स अ जेनाइटल वॉर्ट इन वन पर्टिकुलर एरिया, है ना। जेनाइटल? जेनाइटल वॉर्ट, WART। हाँ। तो उन्होंने उस एरिया को टच करके अपने बाकी प्राइवेट एरिया को भी टच किया है हाँ। हाथों से, क्योंकि ये जो जेनाइटल वॉर्ट होता है ये छूने से फैलता है, हाँ। ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से फैलता है जेनाइटल वॉर्ट। तो 10 जगह उन्होंने टच किया है, तो 10 जगह उनके फैलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो आने वाले 2-3 महीने में, जब से ये एक वॉट आया है, आने वाले समय में ये 10 जगह आ जाएंगे वॉट्स, और मुझे पता है आ जाएंगे वो वॉट्स, क्योंकि उन्होंने टच कर दिया है वहाँ पे। एंड व्हाट दीज व्हाट्स विल डू टू यू? दे विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम, बट वो देखने में बहुत अगली लगते हैं, और ये कंटीजियस भी बहुत होते हैं। तो यानी कि वहाँ पे टच करके किसी और को भी टच कर दिया, उनको भी वो हो जाता है वॉट। सो MC करके भी एक और डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है, मोलस्कम कंटीजियसम, जो भी मैं देखता रहता हूँ। तो MC में क्या क्या होता है, ये भी अब ये होता जेनाइटल एरिया में है, और ये हुआ भी इनको MC है, मोलस्कम कंटीजियसम, जो होता है पॉक्स वायरस की वजह से होता है। ये भी अलग टाइप का STD होता है। तो और इसमें समस्या क्या है, एक तो ओवर द काउंटर जो उनको दवाइयाँ मिल जाती हैं ईजिली। कोई पर्सन केमिस्ट के पास जाएगा, उनको बोलेगा मेरे को यहाँ पे वो घाव हो चुका है, मेरे को दवाई दे दीजिए, और केमिस्ट बिना सोचे समझे एक बहुत कोरोसिव सब्सटेंस उनको पकड़ा देते हैं, और वो पेशेंट इस्तेमाल भी कर देते हैं। अल्टीमेटली वो आएंगे हमारे पास, अल्सर हो जाता है वहाँ पे, एक कुछ ऐसी टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है, जो ठीक करना बहुत समय लग जाता है उसको ठीक करने में। तो और जो खासकर जो आपने जैसे बताया कि जो इनकाउंटर्स की जो बात होती है, तो ये इनको पता ही नहीं है कि कि जो सामने वाला पर्सन है वो उनका, आप इफ़ यू आर वांटिंग टू गेट इंटीमेट, यू कैन गेट इंटीमेट, बट एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गेट some basic kind of test done with your future partner or something. My recommendation will be like that. आज के टाइम में तो 2-5 मिनट में सारी चीजें हो जाती है। बिल्कुल, 5 मतलब 1 दिन के अंदर आपको सारे टेस्ट पता चलेगा। और मैं आपको इतना नहीं कॉमनली, नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ आज के टाइम में सेक्सुअल एनकाउंटर्स 4-5 मिनट में हो जाते हैं। जी मतलब अब तो जी लोगों ने वेट भी छोड़ दिया कि आप मिले किसी से क्लब में या किसी कैफे में, और उसके बाद जी जी, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती, तो वो गलत है आपके हिसाब से? बहुत गलत है, बहुत डेंजरस है, क्योंकि देखिए आप अपनी बॉडी को क्या चीज़ दे रहे हो आपको पता नहीं है। अब मेरे पास में फीमेल आई थी, मैं आपको लाइव वैसा एग्जांपल दे रहा हूँ। शी इज़ वेरी यंग, मतलब शी इज़ अराउंड 19-20 years old. शी हैड अ बॉयफ्रेंड, मतलब who was having affairs with other girls also. So then they had an encounter, and suddenly she started to have some gynecological symptoms, and she started to go to the gynecologist, and the gynecologist was not able to diagnose what the problem was. She was having urinary tract infection, and then she got admitted also in a hospital. There was IV antibiotics given to her, but cause was not known. जो यूरिन का जो टेस्ट करते हैं कि क्या मतलब, या ब्लड टेस्ट आपका जो करते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म इसमें आया है, उसमें ऑर्गेनिज्म निकल के आया ई कोलाई। तब ई कोलाई क्यों करेगा आपको, इन्फेक्शन क्यों क्यों देगा उसमें। तो उसमें फिर मैंने और एक और टेस्ट किया, जब वो मेरे पास आई थी, उसमें हमने उनका हर्पीस का टेस्ट कराया, हर्पीस पॉजिटिव निकला। अब हर्पीस क्या करते हैं कि हर्पीस जेनेटाइलिस जो होता है वो आपका इस टाइप की चीज़ें और कर देता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बढ़ा देगा, आपकी इम्यूनिटी कम कर देगा बॉडी की। सो यू विल गेट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काफ़ी कॉमनली फीमेल्स में देखा जाता है, और अगर बार बार हो रहा है, फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं आपके फिजिशियन कि ये कोई नॉर्मल इनको
यूटीआई हुआ है या फिर वो, तो हर्पीस का टेस्ट कराना चाहिए एक बार। तो हर्पीज आप कह रहे हैं जो कि इतना कैजुअल है कि आपको किससे भी हो सकता है, हर्पीज बहुत सारी प्रॉब्लम स्किन के रिलेटेड कॉज कर सकता है अनइंटेंशनली भी। नहीं, ये स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं कॉज करता, ये जेनाइटल के रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज करता है। हम्म तो इनिशियली जब हर्पीस किसी को होता है, व्हेन दे हैव अ एनकाउंटर, एक रैश उनको मिलता है, बट इट मे नॉट बी नेसेसरी कि दे सी दिस रैश इनिशियली। बट इज लेटर ऑन व्हेन द हाँ हर्पीस वायरस इट एंटर्स फ्रॉम योर यूरेथ्रा इनटू योर सिस्टम, हम्म फिर वो ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वो बाद में जाके आपको ब्लैडर में चले जाता है, सिस्टाइटिस कॉज कर सकता है, क्योंकि उसका लोड बढ़ रहा है वायरस का। वायरस अब आपके ब्लड में घुस गया है, अब वो वायरस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। अब वो जब उसका लोड बढ़ जाता है तो फिर वो आपको सिम्टम्स देना स्टार्ट कर देता है बॉडी में। but is like excessive sex something that can lead to things which can harm your hair and skin, because that is also something that is happening. Yes, excess of everything is bad only. So yes, it does lead to certain problems. You are at risk. One is at risk to get any kind of sexually transmitted diseases. There are many types of sexually transmitted diseases, which one is this, HIV is one, herpes is one, and herpes मैं बोलूँगा कि बहुत कॉमन है। इतना ज़्यादा वो इनको लोगों को लगता है कि नहीं होगा नहीं होगा, निकल आता है। मैं कैजुअली कराता हूँ लोगों का ये टेस्ट, ना सोच के कि इनको शायद ये नहीं है, बट जब कराते हैं पॉजिटिव निकल आता है herpes. It's very so common. तो इवन जो बेचारे लोग सेफ प्ले कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हु आर इंडल्जिंग इन सेल्फ प्लेजर विच इज मास्टरबेशन, सो इज दैट कम्प्लीटली सेम सेफ, या फिर उसके भी अपने साइड बाय साइड कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है जो स्किन पे, हेयर पे, ओवरऑल बॉडी पे हो सकते हैं? उसके मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होते हैं। सेफेस्ट वे। जी जी। So that is the safe part according to you. Got it. Um, ओवरऑल अब अगर हम ये सारा अपना कॉन्वर्सेशन जी देखें सर, तो हमारा हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात कर दी है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। एक तो हो गया कि आप क्योर करने निकले हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई है, पीआरपी हो गया आपका, एमएनआरएफ हो गया, और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आपको बेटर पता है ऑब्वियसली। जी तो जी। क्या जो लोग हैं वो बहुत हद तक इन सारी चीज़ों के एंड तक जाने को अवॉइड कर सकते हैं बाय लाइक टेकिंग गुड प्रिकॉशंस, टेकिंग केयर ऑफ देयर हेयर एंड स्किन नेचुरली, या फिर ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैक्सिमम केसेस में यूज़ होती ही होती है? नहीं नहीं, देखिए क्या होता है कि जिनको ज़रूरत है, मतलब जिनकी जैसे कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, जिनको एजिंग एक्चुअली में काफ़ी 45-50 के हो गए हैं, दे वांट टू लुक यंग, तो वो ये सब ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एमएनआरएफ, पीआरपी, काफ़ी सारे मेरे पेशेंट्स हैं, इनका हमने रिंकल्स ठीक किए हैं ओनली विथ एमएनआरएफ एंड पीआरपी, ओनली विद मैनी सेशंस ऑफ दैट। और एमएनआरएफ कभी कभी और पीआरपी एक्ने स्कार्स में भी बहुत अच्छा काम करता है दोनों। देयर इज़ अनदर थिंग कॉल्ड एज मीजोथेरेपी, जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम ब्लड में मिला के उनको फिर इंजेक्ट कर दिया जाता है, वो भी पीआरपी की तरह ही होता है। तो जिनको ज़रूरत होती है उनको ज़रूरत होती है, तो उसको उनको हम अवॉइड नहीं किया जा सकता। बट हाँ, अगर जैसे अननेसेसरी या ओवर यूज़ जो लोग करना चाहते हैं, इफ़ यू हैव अ गुड डाइट, इफ़ यू हैव अ गुड स्लीप, इफ़ यू एक्सरसाइज वेल, एटलीस्ट आधा घंटे से लेके 1 घंटे का एक्सरसाइज हर किसी को करना चाहिए। यू अब कैन अवॉइड दीज थिंग्स। yes, of course, you start having antioxidants, have the right kind of food, avoid these junk kind of food, have more of salads और फ्रूट्स। ये चीज़ें इटसेल्फ, ये सबका कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा काम करेगा, आप स्किन में भी अच्छा काम करता है। और जो अब जैसे अल्कोहल और स्मोकिंग है सर, तो जी वो तो एक पार्ट अब बन ही चुका है। जी जी। तो क्या उसका मॉडरेशन फिगर आउट करने का वे है कि यार मैं इतना अगर कंज्यूम करूं या फिर इतनी चीज़ें मैं ले सकता हूं तो मेरे बॉडी सही से काम करेगी? नहीं नहीं, देखिए इसमें कोई देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर ये स्ट्रेट नो है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल बोथ। हाँ। So both are bad and very addictive also. So दे आर। people get addicted to it so easily. फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। आप देखिए कि जैसे अल्कोहल एनोनिमस करके कोई ग्रुप भी है जहाँ पे लोग ट्रीटमेंट करते हैं अपना अल्कोहलिज्म का। हैबिचुअल हो जाती हैं ये चीज़ें काफ़ी, तो और एडिक्टिव हो जाती हैं, तो लोगों को मतलब अल्टीमेटली बहुत हार्म करने वाला है हर तरीके से। एंड आई थिंक इसमें सर एक बड़ा रोल ना आपके
मूवी स्टार्स का भी है, बिकॉज ऑन द कैमरा भी छोड़ देते, ऑफ द कैमरा वी समटाइम्स सी देम इंडल्जिंग इन पार्टीज, वो ड्रिंक कर रहे हैं, वो जी स्मोक कर रहे हैं, जी। लेकिन वो एज इट इज दिख रहे हैं जैसे वो दिखते हैं, एकदम बढ़िया ग्लोइंग। तो मुझे लगता है वो चीज़ भी दैट रियली मैनिपुलेट्स पीपल अ लॉट। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो भी चीज़ें हम मूवीज़ में देखते हैं और फिल्म्स में देखते हैं वो ट्रू नहीं होती हैं। तो वो अपने उनको स्टोरी को फॉलो करना है, कैरेक्टर में घुसना है, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। जैसे इनका शॉट खत्म होता है वो अपना नॉर्मल में आ जाते हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग दे आर प्लेइंग दैट कैरेक्टर। तो इसकी वजह से ये चीज़ें करते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा, इनके पास इतनी पावर होती है कि दे कैन एक्चुअली कंट्रोल द यूथ। द यूथ फॉलोज दीज पीपल, देयर हंड्रेड आइडियल। परसेंट जी जी। एंड फिर वो यूथ भी देख के फिर स्मोकिंग एंड अल्कोहल में घुस जाती है, जो बहुत ख़राब है। ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। जैसे ये सारी जो वायलेंट टाइप की मूवीज़ बन रही हैं, जैसे आपको पता होगा मैं किसको रेफ़र कर रहा हूँ। हाँ, नहीं हम नाम भी ले सकते हैं अगर आप जी ओके जी। है। तो ये सब बहुत वायलेंस जिसको हाँ। दिखा रहा है, ये मतलब ये अपने एंगल से सोच के बनाया, डायरेक्टर अपने प्रॉफिट के हिसाब से सोच के बना रहे हैं मूवी। हम्म बट आप यूथ को कितना ख़राब कर रहे हो। जो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होने वाला है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर गोइंग टू डू द सेम थिंग व्हाट दिस एक्टर इज गोइंग टू डू। हम्म तो वो दीज यूथ आर गेट अडिक्टेड टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ जैसे बट स्मोकिंग हो गई, हाँ गांजा हो गया, हाँ, चरस हो गया, कोकेन हो गया, इसमें मुझे अल्कोहल हो लगता है गया। जो लोअर तबका है उसकी दिक्कत है, क्योंकि अगर कोई ऐसा अगर जैसे हम लोग हैं, अगर हम टीयर 1 सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड लोगों को पता है, इतनी एजुकेशन है कि यह पिक्चर में दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं दिस इज द रियलिटी। बट द पीपल हु आर लाइक फ्रॉम द वेरी लोअर स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी, जी दे जी। टेक दिस एज रियलिटी कि यही रियलिटी है, ये मेरा हीरो कर रहा है, हम्म। उसने स्मोक किया, वो कूल लग रहा है, तो मैं भी जी कूल जी। लगूंगा। उनको वो एजुकेशन नहीं है उस चीज़ की। देखिए एक्चुअली ना इंडिया में अराउंड 75 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज रूरल ओनली। हम्म इट्स रूरल ओनली, कहीं पे भी आप चले जाओ। कुछ कुछ सिटीज़ हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हम्म पुणे, और ये कुछ कुछ ही सिटीज़ हैं जो मेट्रो सिटीज़ हैं। बट ज़्यादातर एवरीथिंग, अगर आप पंजाब में चले जाइए, आप वहाँ पे जाओ देखिए वहाँ पे कितना ड्रग एडिक्शन होता है, अल्कोहल एडिक्शन कितना होता है उसमें। लोग बहुत, पीपल आर वेरी एडिक्टेड इन द इंटीरियर्स ऑफ, आई एम जस्ट गिविंग लाइक वन एग्जांपल। ऐसी सेम सेम मतलब और भी जगह भी होता है। एंड ओवरऑल सर, अगर हम इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ कंक्लूड करें सर, तो जी जैसे हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करी एंड एट द एंड आपने भी बताया था कि कितने सारे यंग लोग आपके पास आते हैं। तो ये जो यंग स्लॉट है, जो वो इंस्टाग्राम एस्थेटिक्स बोलूँ या मैं स्नैपचैट एस्थेटिक्स को पीछे जा रहा है उसको फॉलो करने के, कि हमें ऐसा दिखना है, बॉडीली तो चलो जिम कर रहे हो सही है, लेकिन फेशियली या फिर हेयर वाइज या कुछ भी, कि हमें एक परफेक्ट फिगर वो रखनी है, वो परफेक्शन के पीछे ऐसे टाइप के लोग जा रहे हैं, व्हाट वुड बी योर पीस ऑफ एडवाइस फॉर देम? my piece of advice for them is that don't take yourself very seriously and don't have these unrealistic goals, because then you'll never be happy, you'll never be content with हाँ whatever you'll have, and probably you'll lose that thing also which you have in pursuing your future goals. हाँ, आपका नेचुरल खराब हो अनरियलिस्टिक जाएगा। गोल्स है बहुत ज़्यादा। आपको वेस्ट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे अपना खुद की आपको आइडेंटिटी होनी चाहिए। हर पर्सन की आपकी खुद की आइडेंटिटी होनी बहुत ज़रूरी है। यू शुड हैव योर ओन पर्सनालिटी, योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। आप सुन लीजिए कि ये ऐसे कर रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको हर हर पर्सन को फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर वो गलत कर रहा है तो मैं भी वैसे ही करूँगा, वो गलत बिहेवियर कर रहा है तो मैं भी गलत बिहेवियर करूँगा। इट्स नॉट ऑलवेज द सेम। हम्म We are, as a society, we are following a lot in the footsteps of west. बट अभी ऐसा मतलब है नहीं, मतलब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वन शुड लाइक नॉट बी सो ऑब्सेसिव अबाउट दीज लुक्स एंड फॉलोइंग दीज गोल्स, बिकॉज उसके लिए आप फिर और भी चीज़ें कर सकते हो जो आप अपनी बॉडी को हार्म कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। एंड आई थिंक अ स्टेप टुवर्ड्स दैट इज लाइक पीपल लाइक यू सर हु आर कमिंग आउट एंड टॉकिंग अबाउट दिस, कि अगर आज के टाइम है, क्योंकि मुझे लगता है मिस इन्फॉर्मेशन से एक ही तरीका है लड़ने का, दैट इज इन्फॉर्मेशन, गुड इन्फॉर्मेशन आपको जी सप्लाई करनी ही पड़ेगी, लोगों को आगे आना ही पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी, टेल दैट व्हाट इज रॉन्ग एंड जी यू नीड टू स्पॉट इट। बिल्कुल। या
एंड आई थिंक दैट वुड बी इट फ्रॉम माय साइड डॉक्टर मनन. आई होप आपको मज़ा आया हो. जी जी ये सर्टेनली हमारे लिए तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था. व्यूअर्स के लिए भी आई होप रहा हो. यस. या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी.